आज इंडिया 360 का ये एपिसोड भारतीय अर्थशास्त्र और राजनीति के इतिहास में एक अहम अध्याय को समर्पित है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व की जिनकी मौन साधना और नीतिगत दूरदृष्टि ने भारत को आर्थिक संकटों से निकालकर विकास के उस मुकाम पर पहुंचाया जिसे दुनिया आज सलाम करती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह। आज उन्हें याद करते हुए न सिर्फ उनके प्रधानमंत्री रहते हुए किए गए कामों की बात होगी, बल्कि उनके लिखे गए शब्दों, उनकी किताबों, उनकी गहरी सोच को भी समझने की कोशिश करेंगे। 1960 के दशक में, खासतौर से 1964 में आई उनकी किताब इंडियाज एक्सपोर्ट्स ट्रेंड एंड प्रॉस्पेक्ट्स फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ, जिसमें वो उस वक्त के भारत के एक्सपोर्ट पैटर्न्स की गहराई से समीक्षा करते हुए आगे के लिए सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ का खाका खींचते हैं। वहां से लेकर फिर लेटेस्ट अगर 2019 में आई उनकी चेंजिंग इंडिया, जो कि 5 वॉल्यूम कंपाइलेशन है उनके आर्थिक कामों का, इसमें डॉक्टर सिंह की राइटिंग्स हैं, स्पीचेस हैं, आर्टिकल्स हैं। कुल मिलाकर जितना भी आर्थिक और राजनीतिक साहित्य उन्होंने तैयार किया वो सिर्फ किताबें नहीं हैं, बल्कि एक दस्तावेज हैं जो बताते हैं कि कैसे एक आदमी ने न केवल अर्थव्यवस्था के बड़े संकटों को संभाला, बल्कि हर आम भारतीय के जीवन को बेहतर बनाने का सपना भी देखा। आज इस चर्चा में हम उनके हर काम की बारीक समीक्षा करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने देश के लिए क्या सोचा और कैसे सोचा, और अब उनकी लेगेसी आगे कैसे बढ़ेगी। खास मेहमान मेरे साथ होंगे। पहले आप ये छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। भारत की इकोनॉमी के आर्किटेक्ट कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भले ही इस दुनिया को अलविदा कह गए हों, लेकिन उनकी नीतियों के चलते देश आज विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के करीब है। सच कहें तो 1991 में आई उदारीकरण की बयार ने देश की आर्थिक दिशा और दशा को बदल कर रख दिया, और उसके जनक थे देश के तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। दरअसल देश जब आर्थिक चुनौतियों से बुरी तरह से जूझ रहा था, व्यापार घाटे की खाई इतनी बढ़ चुकी थी कि सरकार के पास इसे पाटने के बहुत ही कम विकल्प बचे थे। ऐसे दौर में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नई इकोनॉमी पॉलिसी लाकर देश के आर्थिक हालातों को खाद पानी देने का काम किया। इस नई इकोनॉमी पॉलिसी को LPG नाम दिया गया। L यानी लिबरलाइजेशन, P का मतलब प्राइवेटाइजेशन और G का मतलब ग्लोबलाइजेशन। और इस उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के चलते भारत में एक नए आर्थिक युग की शुरुआत हुई और लाइसेंस राज का खात्मा हुआ। ये तो रही 1991 से 1996 के बीच डॉक्टर मनमोहन सिंह की वित्त मंत्री के रूप में उपलब्धियां। अपनी इसी आर्थिक नीतियों संबंधी काबिलियत के चलते मनमोहन सिंह को उस समय देश की कमान संभालने का मौका मिला, जब आर्थिक विकास के पहिए की रफ्तार मंद हो चुकी थी, और इसके लिए इकोनॉमिक टॉनिक का मिलना बेहद जरूरी था। साल 2004 में जब UPA 1 की सरकार बनी तो उसका नेतृत्व करने का मौका डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया। RBI के गवर्नर के तौर पर अपनी साख बिखेरने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री बनने के बाद PM तक का जो सफर तय किया और देश के आर्थिक विकास का एक नया चेहरा बन गए। I, Manmohan Singh, do swear in the name of God 14वें प्रधानमंत्री के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने न केवल आर्थिक विकास को नई दिशा दी, बल्कि इसे लगभग $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तक भी पहुंचाया, जिस पर आने वाली सरकारें आज भी काम कर रही हैं। एक साधारण से परिवार में पैदा होने वाले मनमोहन सिंह का जन्म अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में 26 सितंबर 1932 में हुआ। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और उच्च शिक्षा के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए, जहां से उन्होंने DPhil की डिग्री ली। साल 1971 में वे वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार बने। 1980 में योजना आयोग के सदस्य बने। अपनी योग्यता के बल पर वो 1982 से 1985 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे। साल 1985 में वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष बने। उनकी आर्थिक समझ को देखते हुए 1990 में उन्हें प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया। 1991 में पहली बार वो राज्यसभा सदस्य बने और PV नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री बने। 1998 में राज्यसभा में नेता विपक्ष की जिम्मेदारी निभाई। साल 2004 से 2014 तक करीब एक दशक तक देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर पूरा देश शोकाकुल है।
सरकार ने उनके निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। फिलहाल उनकी उपलब्धियां और आर्थिक जगत में दिया गया उदारीकरण के क्षेत्र में उनका खास योगदान देश के इकोनॉमिक चैप्टर में हमेशा के लिए कैद हो चुका है। जिस तरह से वित्त मंत्री के तौर पर अपनी सूझबूझ से 1991 में देश को आर्थिक संकट से निकालने का काम किया और देश को प्रगति की राह पर लेकर गए, उस विकास की बयार का असर आज भी देश में देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं राशिद अल्वी साहब का, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। अल्वी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुभाष चंद्र गर्ग सर हमारे साथ, पूर्व वित्त सचिव हैं देश के, बहुत बहुत स्वागत है गर्ग सर आपका। और प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी हमारे साथ हैं, वाइस चांसलर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड IIFT के। डॉक्टर जोशी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अल्वी साहब, पॉलिटिकली आप सबसे पहले उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को कि हम बारीकी से समीक्षा करें, लेकिन उनका कांग्रेस में आना और उनकी कांग्रेस में एक तरह से स्वीकार्यता, कहा जाता है अब जैसे जैसे उनके जीवन के पहलू खुल रहे हैं, बताया जाता है कि उस वक्त जो विदेश मंत्री थे ललित नारायण मिश्र साहब, उनके द्वारा एडवाइज़र के रूप में उनकी एंट्री हुई थी और बाद में वो फिर इंदिरा गांधी के बहुत क्लोज आते हैं और फिर बहुत सारे जो प्रचलित उस वक्त की धारणाएं थी ब्यूरोक्रेसी को लेकर, उनको तोड़ते हुए सरकार और एक तरह से ब्यूरोक्रेसी में उनकी आमद होती है। लेकिन पॉलिटिकली ऐसा क्या था डॉक्टर मनमोहन सिंह में, राशिद अल्वी साहब, कि उनको ये जगह दी गई? देखिए, डॉक्टर साहब से मेरा ज़ाती बहुत अच्छा रिश्ता था और मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं उन सब बातों की चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि डॉक्टर साहब न सिर्फ एक इकोनॉमिस्ट थे, देश के प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से दुनिया उन्हें जानती है, लेकिन वो एक बड़े इंसान थे। और डॉक्टर साहब के बारे में मैं इतना अर्ज़ करूँ, वो कभी भी किसी ओहदे के लिए, किसी पोर्टफोलियो के लिए पीछे नहीं दौड़ते थे। खुदा ने उनको ये सलाहियत दी थी कि ओहदे उनके पीछे दौड़ते थे। वो विदेश में थे और उनका नाम यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलरशिप के लिए आया। वो नहीं आ पाए, उन्होंने मना कर दिया, नहीं बन पाए। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के चेयरमैन बने, घर पे पार्टी दे रहे थे सारे अपने दोस्तों को, अचानक फ़ोन आ गया, डिनर कैंसिल कर दिया। गए, पता चला कि फाइनेंस मिनिस्टर बन गए। हिंदुस्तान के इलेक्शन हुए 2004 में, सारे एमपीज ने सोनिया गांधी को चुन लिया। देश की प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाली थी। मीटिंग बुलाई पार्लियामेंट के अंदर, सेंट्रल हॉल के अंदर। मैं मीटिंग में मौजूद था। किसी को एहसास ही नहीं था कि क्या होने वाला है, क्यों ये मीटिंग बुलाई गई है। डॉक्टर मनमोहन सिंह भी मौजूद है। सोनिया गांधी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहती और मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम प्रपोज करती। और बल्कि इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि 1 या 2 दिन पहले मैंने उनसे टाइम मांगा मिलने का और उन्होंने मुझे टाइम दिया। और फिर अचानक उनका फ़ोन आया कि आज मैं नहीं मिलूँगा, कल हम मिलेंगे। उन्हें इसी मीटिंग के अंदर जाना था जिस मीटिंग में मैं गया था। और वहाँ पे हमारे बहुत सारे साथी थे जिन्होंने इंसिस्ट किया सोनिया जी को कि नहीं, आप ही को बनना चाहिए। लेकिन अर्जुन सिंह जी और इन तमाम लोगों ने सबसे बात की और अल्टीमेटली डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बन गए। ऑनेस्ट आदमी थे। एब्सोल्युटली। सॉरी टू इंटरप्ट, हमारी सरकार पे लगाए गए। अल्वी साहब, डॉक्टर अल्वी साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं थोड़ा सा ये समझना चाह रहा हूँ। आपने उस दौर का 90 का जिक्र किया, अपने व्यक्तिगत अनुभव से बताइए, एक नॉन पॉलिटिकल बंदा या एक नॉन ब्यूरोक्रेटिक बंदा भी कैसे वो जगह बनाता है कांग्रेस जैसे बड़े संगठन में। उस वक्त बड़े बड़े नाम कांग्रेस में हुआ करते थे। कांग्रेस में इतने ऊंचे ओहदे पर एंट्रीज संभवतः बड़ी मुश्किल हुआ करती थी। कैसे उन्होंने अपनी जगह बनाई? देखिए, एक बड़ी वजह ये भी थी, मुझे ये कहने में कोई तकल्लुफ़ नहीं है, कई नेता थे
जो चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री बने। बहुत से अब दुनिया में नहीं रहे, इसलिए मेरा नाम लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन जो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स और कांग्रेस की पॉलिटिक्स को करीब से समझते हैं वो अच्छी तरह समझ जाएंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर मनमोहन सिंह की शराफत, उनकी जहानत, उनकी ज़कावत, उनकी ईमानदारी इन सब से अबव थी। एब्सोल्युटली। उन्होंने पॉलिटिक्स तो की ही नहीं है, उन्होंने कभी तोड़ जोड़ नहीं किया है। वो तो सबको साथ लेके चलते थे, सबके साथ मिलते थे। हद ये है कि जब वो प्रधानमंत्री बने और पार्लियामेंट के अंदर कोई भी कानून बनना होता था तो ऐसा नहीं था कि हम अक्सरियत के अंदर हैं तो हम जो चाहेंगे वो कानून बना देंगे। अपोजिशन के साथ कंसल्ट करते थे, विपक्ष के साथ बातचीत करते थे। अगर विपक्ष उसमें कोई अमेंडमेंट लाना चाहता था तो उस पर गौर होता था और अमेंडमेंट किया जाता था। डॉक्टर साहब की जो सोच थी, बल्कि मैं ये कहूँगा कि एक जो दुर्वेश होते हैं जिन्हें ईमानदार और उनके यहाँ ऑफिस के अंदर एक कोटेशन लगा रहता था जी। कभी आप गए हो या कोई गया हो तो जो पार्लियामेंट का एक ऑफिस है उसमें एक कोटेशन डॉक्टर साहब के यहाँ लगा रहता था, आई एक्सपेक्ट टू गो थ्रू दिस वर्ल्ड बट वंस। मुझे इस दुनिया में बस एक ही बार आया हूँ मैं, एब्सोल्युटली। एक ही बार रहूँगा। राइट सर। अगर कोई काइंडनेस, गुड थिंग कुछ करना है, आई शुड डू इट। Right, sir. I shall never come back again. Right, sir. This way. On that interesting note. उन्हें ये एहसास था। Absolutely, sir. On that interesting note, गर्ग सर, एक महत्वपूर्ण पहलू डॉक्टर सिंह का ये रहा, और दो लोगों का जिक्र किया जाता है इसमें, इंदिरा गांधी और पीवी नरसिम्हा राव। इंदिरा गांधी ने तो सबको चौंका दिया था जब उनको चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र बनाया गया, और उसके बाद फिनेंस सेक्रेटरी बना दिया। शायद मेरा ख्याल है कि पहली लेटरल एंट्री थी उस वक्त की, जिसका उस वक्त की जो ब्यूरोक्रेसी है, आईएएस लॉबी, उन्होंने उसका विरोध भी किया कि साहब आप एक नॉन आईएएस को कैसे आप ये पद दे रहे हैं। कैसे आपका उनके साथ काम करने का अनुभव जो रहा, उसके आधार पर कैसे एक व्यक्ति की स्वीकार्यता ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिटिक्स में होती चली गई? क्या खास था उनमें, गर्ग सर? सो दीपक, देखिए, इसमें निसंदेह कोई संशय नहीं है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की इकोनॉमिक अफेयर्स के बारे में, वित्तीय मामलों के बारे में, देश और विदेश दोनों के वित्तीय मामलों और आर्थिक मामलों के बारे में जो समझ, जो पकड़, जो ज्ञान उनके पास था, वो बिरले ही लोगों के पास होता है। और ये उन्होंने अपनी अनुभव के साथ वो वित्त मंत्रालय में आए, और भी पदों पे रहे। देश के सब जो आर्थिक जगत से संबंधित पद हैं वो लगभग उन्होंने एज ए ब्यूरोक्रेट हासिल किए, उस पे काम किया, और बड़ी गहराई से काम करते हुए बहुत कुछ सीखा और जज्ब किया। इंटरनेशनल मैटर्स में भी वो साउथ कमीशन में गए, वहाँ पे काम किया। सो इतनी अच्छी समझ तो एक बड़ी स्ट्रेंथ थी, जिसके कारण से मुझे लगता है कि उनको ये जिम्मेवारियाँ, जो पॉलिटिकल जिम्मेवारियाँ भी हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेवारियाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप की जिम्मेवारियाँ, जैसे आपने बताया सलाहकार और उसके बाद सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर्स और आरबीआई, ये इन पदों पे उनको इंटरेस्ट किया गया। दूसरी चीज़ जो मुझे समझ आती है, जो उनकी पर्सनालिटी और उनके विवेक और उनकी अप्रोच से संबंधित है, मेरा अपना, मैं ये जिम्मेवारी से कह रहा हूँ कि उनमें ये एक बड़ी अच्छी समझ थी कि एक पॉलिटिकल लीडरशिप है, उस पॉलिटिकल लीडरशिप को पॉलिटिकल डिसीजन लेने का अधिकार है, और उस पॉलिटिकल डिसीजन होने के बाद या पॉलिटिकल डिसीजन बनने के बाद उस पॉलिटिकल डिसीजन को, चाहे आप एज एन इकोनॉमिस्ट, एज ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट, उससे आप पूरी तरह से वाकिफ़ियत हो या ना हो, आपकी जिम्मेवारी ये बनती है कि आप उसको एग्जीक्यूट करें।
और सो ये इससे बड़ी एक्सेप्टेबिलिटी बनती है पॉलिटिकल सिस्टम के साथ कि ये व्यक्ति जो है वो अपनी पूरी नॉलेज, अपनी एक्सपर्टीज का उपयोग, जो डिसीजन हो गया उसको इस्तेमाल करने में और उसको एग्जीक्यूट करने में सिंसियरली उपयोग करेगा। जैसे आप अगर देखें तो 1991 से पहले वो जो उस समय की सरकारें रहीं, उनकी जो सोशलिस्टिक बेंट ऑफ माइंड और सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, नेशनलाइजेशन, ये सब उस समय भी वो सरकार के साथ काम किए। और 1991 में जब देश को लिबरलाइजेशन करने की ज़रूरत हुई, रिफॉर्म्स Absolutely. करने की ज़रूरत हुई, मार्केट की तरफ जाने की ज़रूरत हुई, तो वो भी उन्होंने किया। तो ये जो पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी है वो इस कारण से आती है कि आप अपनी योग्यता का उपयोग पॉलिटिकल लीडरशिप की पॉलिटिकल चॉइस के हिसाब से आप करें। तो मुझे लगता है ये दोनों दो गुण जो थे एब्सोल्युटली उसके कारण से उनको ये जिम्मेवारी है बहुत। ऑल राइट सर। प्रोफेसर जोशी, अभी इसका जिक्र आ ही गया है जिसके बिना डॉक्टर मनमोहन सिंह की चर्चा शायद कभी संभव नहीं हो पाएगी, और वो हैं 90s के रिफॉर्म्स। आज हम देखते हैं जीडीपी ग्रोथ 1991 जब 5% के आसपास थी, और फिर 2004 में जब हम आते हैं तो 8% तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की उस पॉलिसी का इम्पैक्ट हमें नज़र आता है। एफडीआई के बारे में भी कहा जाता है, कहाँ उस समय 90 के दशक में 129 मिलियन डॉलर्स इन 1991, और फिर जब 2004 में वो विधिवत प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालते हैं तब तक 15 बिलियन डॉलर हो चुके थे। उसके बाद का भी आगे का है, लेकिन ये सब उनके इम्पैक्ट्स हैं। लेकिन जब उन्होंने अपने कार्यकाल को साइन ऑफ किया एक तरह से ऑफिशियली, तो उनका जो फेमस स्टेटमेंट है, हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी, आप सहमत हैं सर कि आज हम डॉक्टर मनमोहन सिंह को उतने काइंड तरीके से, या हिस्ट्री जितना वो अपेक्षा कर रहे थे उतना काइंड तरीके से उनके काम को आंका जाएगा? दीपक जी, हिस्ट्री जो अपेक्षा मनमोहन सिंह साहब की थी उससे भी ज्यादा काइंड है उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने अपनी इकोनॉमिक सूझ का, अपनी स्कॉलरशिप का इस्तेमाल जब वो पॉलिटिकल फील्ड में आए, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर बने, और 91 का उनका बजट जो है वो एक भारत के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव रहा, और वो एक माइलस्टोन रहा जैसा कि कभी नहीं हुआ। और जैसा कि गर्ग साहब ने अभी बताया आपको कि मनमोहन सिंह एज ए ब्यूरोक्रेट, और जो उसके पहले सरकारी तंत्र में जब भी रहे तो उन्होंने लाइसेंस राज में काम किया, उन्होंने एक बंद वातावरण में काम किया, लेकिन उसके बाद जो उनका बजट 91 में आया ये ट्रांसफॉर्मेटिव था। उसमें और ये एक बहुत चैलेंजिंग वक्त था जब भारत की इकोनॉमिक आर्थिक अर्थव्यवस्था लगभग कोलैप्स के फील्ड वर्ज पे थी, और उसमें 15 दिन का फॉरेन एक्सचेंज रह गया था, 4-5 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व था जो अब 650 बिलियन डॉलर हो गया है। मतलब वी हैव कम ए लॉन्ग वे। और उसका एक प्रमुख कारण मनमोहन सिंह साहब की सोच रही जब वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे। वो आप देखिए उस समय भारत का जो आईटी एक्सपोर्ट है वो लगभग नेग्लिजिबल था, और आज भारत के अंदर हम 250-260 बिलियन डॉलर का आईटी एक्सपोर्ट है, और सर्विसेज एक्सपोर्ट बहुत जल्दी ही जो है गुड्स एक्सपोर्ट और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट को आगे लेने वाला, ये उन्हीं की एक दिन रही। उसके अंदर आप देखिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में लिबरलाइजेशन किया गया, देश के बाजारों को खोला गया, टैरिफ के अंदर 250-300% से उसके अंदर 30%, 40% तक टैरिफ को नीचे लाया गया। 2 हफ्ते हफ्ते भर के अंदर रुपए का 2 बार डिवैल्यूएशन किया गया। उन्होंने 50 टन, लगभग 46-49 टन सोना जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड बैंक ऑफ टोक्यो के अंदर रख के लगभग जो है भारत के अंदर जो है उस समय की आर्थिक विपदा से मतलब भारत को उबारा गया, और वो एक बहुत ही मतलब जो है ना कदम है। उसके अंदर उस समय आप देखिए कि अगर इफ यू गो टू द फाइन प्रिंट, इवन नरसिम्हा राव जो कि भारत के प्रधानमंत्री थे, उनको भी थोड़ा भरोसा नहीं हो रहा था कि किस तरह से किया जाए, बट मनमोहन सिंह साहब ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली, और उसके बाद जो हुआ दैट बिकेम ए हिस्ट्री इन द कंट्री। इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर जो चीजें सरकारी क्षेत्र के लिए, पीएसयूज के लिए बनती, उसको प्राइवेट क्षेत्र के लिए खोला गया। उसके अंदर 51% तक का जो हिस्सा जो है वो मतलब
इंडियन कंपनीज के लिए था, फॉरेन कंपनीज के लिए भी खोला गया, तो उसको लिबरलाइजेशन, उसको ग्लोबलाइजेशन का भी एक इट पेव्ड वे फॉर ग्लोबलाइजेशन। एब्सोल्युटली। और इससे आगे भी, यस सर, और इससे आगे भी जो वो हमेशा कंसिस्टेंटली एडवोकेट करते थे कि डीपर इंटीग्रेशन हो, ग्लोबल मार्केट्स टू जो कॉम्पिटिटिवनेस है और एक्सेस टू रिसोर्स हो, वो यहाँ से भी आगे भारतीय मार्केट को ग्लोबलाइज करने की बात करते रहे। अलवी साहब, मैं आपके पास वापस आऊँगा थोड़ा पॉलिटिकली, जैसा आपने कुछ जिक्र भी किया, कुछ इशारे भी किए। ठीक है, आज हालांकि वो नाम सर्वविदित भी हैं, लेकिन नहीं जाएंगे आज नामों पर। आज सिर्फ हम लेगेसी की बात कर रहे हैं। मजमून ये है कि विरोध उस वक्त भी हुआ था जब नरसिम्हा राव साहब ने उनको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया था, तो उस वक्त पार्टी के भीतर भी बड़े नेताओं में विरोध हुआ कि इतना बड़ा पोर्टफोलियो कैसे दे दिया गया एक व्यक्ति को। लेकिन आज जब हम देखते हैं, जिस कांग्रेस को आज देखते हैं और जिस तरह के लीडर्स की दरकार आज कांग्रेस में कही जाती है, क्या वो पद चिन्ह किसी नेता में या उनकी सोच में दिखाई देते हैं सर, अगर हम थोड़ा सा खुले दिल से समीक्षा करें कांग्रेस की? देखिए, मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा उचित नहीं होगा कि इस पे बात की जाए। मैं तो जो आप बात कह रहे हैं उसे मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि डॉक्टर साहब के पद चिन्हों पे अगर चला जाए तो हम आगे बढ़ सकते हैं और उनके पद चिन्हों पे चलना ही चाहिए। अभी जो आप चर्चा कर रहे थे उसमें मैं अर्ज़ करूँ आपसे कि 2010 या 2011, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, जो फर्स्ट क्वार्टर था उसमें जीडीपी ग्रोथ 11.5 पहुंच गई थी। 11.5। और जिस तरीके की जीडीपी मौजूदा सरकार में कैलकुलेट की जा रही है, अगर इसी तरीके, उस ज़माने में वो कैलकुलेशन इस तरीके से नहीं होती थी, मैं उस पर बहस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो कैलकुलेशन चेंज हुई है, अगर यही कैलकुलेशन उस वक्त होती तो शायद 2-3% जीडीपी ग्रोथ और बढ़ जाती। एब्सोल्युटली सर। डॉक्टर मनमोहन सिंह के ज़माने में अहमियत ये रखता है कि डॉक्टर साहब की सबसे बड़ी खुसूसियत थी कि वो किसी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसते थे। बिल्कुल। और जो बात आप दरियाफ्त कर रहे हैं कि वो क्यों एक्सेप्टेबल होते चले गए, उसकी बड़ी वजह यही थी। बिल्कुल। डॉक्टर अलवी सर, आप ही के अनुभवों को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे थोड़ा सा, और ऐसी बातें सर जो आपने व्यक्तिगत रूप से उनमें महसूस की हो कि कुछ में उनमें अलग बात थी राजनीतिक रूप से भी। देखिए, डॉक्टर साहब की यादें तो बहुत सारी हैं। डॉक्टर साहब की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि सरकार के ख़िलाफ़ कितने सारे इल्ज़ामात लगे, 2G का इल्ज़ाम लगा, कॉमनवेल्थ का इल्ज़ाम लगा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि डॉक्टर साहब के सफ़ेद कुर्ते पे कोई दाग लगा दे। उनकी ईमानदारी बियॉन्ड डाउट रही, उन पे कोई शक और शुबा नहीं किया जा सकता है। जब अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील पे बहस हो रही थी और बहुत बातचीत हो रही थी, कोalition सरकार थी, तो कई राजनीतिक दल थे जो उसकी मुखालफत कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद स्टैंड लिया डॉक्टर साहब ने कि देश के हित में है और न्यूक्लियर डील हम अमेरिका के साथ माहिदा करेंगे। 1-2 राजनीतिक दल थे जिन्होंने सपोर्ट भी विड्रा की, सरकार भी गिर सकती थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जो कमिटमेंट था और जो सरकार उनकी समझती थी कि ये देश के हित में है, उससे वो कभी पीछे नहीं हटे। और यहाँ मैं एक बात और आपको अहम बताऊँ, एक बार उन्होंने मुझे पार्लियामेंट का ऑफिस में ही किसी जिक्र करते हुए कहा था, किसी ने उनको ये प्रिडिक्ट भी किया था कि एक दिन तुम देश के प्रधानमंत्री बनोगे, और ये प्रिडिक्शन उनकी सही साबित हुई। उनकी शराफत का सबूत मैं ये दे सकता हूँ कि जब हम मिलने जाते थे, कभी कभी हम टाइम लेके जाते थे, कभी बग़ैर टाइम लेकर भी गए, तो हम जाके पार्लियामेंट के अंदर जो बराबर में पीए का कमरा होता है वहाँ बैठ गए और इत्तला दी। थोड़ी देर में उन्होंने बुला लिया और खड़े होकर रिसीव करते थे। जब वापस हम आते थे तब भी वो खड़े होकर सी ऑफ करते थे, और ऐसा नहीं है कि वो किसी एक आदमी के साथ करते थे जी, सबके साथ उनका यही रवैया रहता था। इसीलिए उनको हर दिल अजीज़ बना दिया। और कांग्रेस के अंदर मुझे नहीं लगता, बड़ी लीडरशिप में 1-2 को छोड़ दीजिए, वरना कोई भी ऐसा नहीं था
कि जो डॉक्टर साहब को पसंद ना करता हो। और उन्हीं के ज़माने में कितने इम्पोर्टेंट कानून बने जी। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, ये सारे उन्हीं के ज़माने के अंदर बने हैं। एब्सोल्युटली सर। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आज के हिंदुस्तान में डॉक्टर साहब की जितनी ज़रूरत थी वो शायद पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरत थी। एब्सोल्युटली सर, बहुत बहुत शुक्रिया आलवी साहब, आपको जाना भी है, आपने हमारे को वक्त दिया, डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ अपने अनुभव साझा किए। शुक्रिया सर, आपका। शुक्रिया सर। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अब गर्ग सर के पास आते हैं। गर्ग सर, जिस इकोनॉमिक पहलू की हम बात करते हैं, हम 90s के रिफॉर्म की हर कोई बात करता है, लेकिन 2008-9 की क्राइसिस में भी ये कहा जाता है कि उनकी विजनरी लीडरशिप में भारत ने क्राइसिस में भी 8-9 में अगर हम डेटा देखें तो उस समय 6.7% की ग्रोथ मेंटेन करके रखी, और आगे भी जैसा राशिद आलवी साहब ने जिक्र किया था 2011-12 के फर्स्ट क्वार्टर में 11% से ऊपर आ गई थी। ये वाकई में डॉक्टर मनमोहन सिंह के विजनरी आइडियाज़ थे या तब तक भारत ऑटोमेटिक एक ग्रोथ की चाल में आ चुका था, या उसमें आप डॉक्टर मनमोहन सिंह का पर्सनल अनुभव का कोई टच देखते हैं सर? तो देखिए 1991 में तो देश बहुत बुरी हालत में था, और जो लिबरलाइजेशन, इंडस्ट्रियल लिबरलाइजेशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को खोलना, फॉरेन ट्रेड को ओपन अप करना, ये जो सारे निर्णय उन्होंने बड़ी ब्रिलियंटली एग्जीक्यूट किए, जिससे देश में वापस से गति बनी, आर्थिक विकास का आयाम बनने लगा। और इसके लिए उनको क्रेडिट दिया जाना चाहिए, और ये उन्हीं की लीडरशिप, उन्हीं की पर्सनालिटी, उन्हीं की परसुएसिवनेस जो है, उनके कारण से ये काफ़ी कुछ संभव हुआ, ये मेरी अपनी समझ है। लेकिन 2004 से जब वो प्रधानमंत्री बने, और उस समय देश की आर्थिक गति जो है वो बहुत अच्छी तेजी से बढ़ी, और 4-5 साल तक ये ऐसा रहा। 2009-10 के बाद से आर्थिक विकास की जो दर है वो घटने लगी, बट फिर भी उनके 10 साल के पीरियड में 7-7.5% से ज़्यादा की जो ग्रोथ है वो हिंदुस्तान के इतिहास में 10 साल के पीरियड में किसी भी प्रधानमंत्री के समय से सबसे ज़्यादा रही है। लेकिन इसके लिए अगर आप निष्पक्ष रूप से विचार कर रहे हो तो उसके लिए क्रेडिट मैं मनमोहन सिंह जी को नहीं दे सकता। ओके। उस समय दुनिया की आर्थिक जो डायनामिज्म है वो बिल्कुल अलग था। पूरी दुनिया में चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट, चाइनीज़ ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से हो रही थी। दुनिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट का फ्लो इतना बड़ा हो गया था। अमेरिकन डिमांड भी, और इन सब कारणों से जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी है जो लिबरलाइज्ड हो चुकी थी, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के कारण से देश में जो ग्रोथ आ रही थी, उन जो 1991 की नीतियों के कारण से जो इन्वेस्टमेंट और ग्लोबल डिमांड बढ़ने के कारण से जो इन्वेस्टमेंट देश में हुआ, उससे आर्थिक विकास बहुत अच्छी तेजी से हुआ। लेकिन 2004 से अगर आप वैसे देखना चाहें तो आर्थिक नीति के रूप में आपको एक भी ऐसा कोई बड़ा उदाहरण नहीं मिलेगा जिसके लिए ये कहा जा सकता है कि ये नीति मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल जो था उसके कारण से, या उसको एट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैं आर्थिक नीति की बात कर रहा हूँ। ओके। आप कोशिश कर लीजिए। और जो चीज़ 1991 के रिफॉर्म्स को कंटिन्यू करने के लिए भी ज़रूरी थी, फॉर एग्ज़ाम्पल डिसइन्वेस्टमेंट की नीति की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि पब्लिक सेक्टर को एक तरह से रीएनर्जाइज करने, और प्राइवेटाइजेशन की नीति भी बहुत ज़रूरी थी, लेकिन उस पर कोई सरकार ने काम नहीं किया। बल्कि अगर एक और दृष्टिकोण से देखें, 2008-9 तक आते आते तो हमने एनवायरमेंटल लॉज में इतना हम आपस में जकड़ने लग गए थे कि मैं वो जो फ्रेज को दोहरा रहा हूँ यहाँ पे कि हिंदुस्तान में कहा गया था कि देयर इज ए पॉलिसी पैरालिसिस। तो
वो उसको हम इग्नोर, ये बड़ी परिपाटी है कि जब आप किसी भी बड़ी शख्सियत की डेथ हो जाए तो उस समय हम केवल अच्छी अच्छी बातें करते हैं। बट मुझे लगता है कि अगर हमें संतुलित बातें करनी हो जी। और स्पष्ट बातें करें तो ज़्यादा बढ़िया है। आप आज बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि इस डेथ एनिवर्सरी पे कि मनमोहन सिंह जी की जो लेगेसी है वो कंटिन्यू करना चाहिए। बट सवाल सवाल मैं पूछे। जस्ट टू मैं सिर्फ बस आपके एक सवाल में के एक आपसे काउंटर भी कह सकते हैं, जो उनको जानते हैं वो ज़रूर पूछेंगे कि ये माना कि 2004 से और 14 तक ये भी कहा जाता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की पॉलिसीज़ ग्लोबल ग्रोथ पर उनका ओवर रिलायंस था। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो पोस्ट 2004 हुए वो एक क्रिटिकल दायरे में आते हैं। इन्फ्लेशन को मैनेज करने में उतनी अच्छी भूमिका नहीं निभा पाई, करप्शंस थे, स्कैंडल्स थे, पॉलिसी पैरालिसिस का आपने जिक्र किया। लेकिन ये भी कहा जाता है कि उस वक्त फिर पूरा जो अप्रोच थी वो सोशलिस्टिक अप्रोच थी। उस समय पॉवर्टी एलिवेशन, उसमें मनरेगा जैसे उसमें सोशल रिफॉर्म्स हो रहे थे, उसमें आरटीआई आ रहा था, उसमें आरटीई आ रहा था। तो संभवतः इकोनॉमी को एक ऑटोमेटिक स्थिति में लाकर डॉक्टर मनमोहन सिंह शायद सोशली कुछ रिफॉर्म्स करने की कोशिश कर रहे थे। क्या हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं सर? ये बात सही है, इसीलिए मैंने बड़ी जिम्मेवारी से कहा था कि आर्थिक नीतियों की बात करें। जी 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 जी। उस समय फिर वही जो पॉलिटिकल लीडरशिप की प्रेफरेंस थी कि आप एजुकेशन में रिफॉर्म करें, आप एनआरईजीए लेके आएँ, आप लोन वेवर्स वगैरह की स्कीम्स को लेके आएँ। आप ये जो सारी जो पॉलिटिकल प्रायोरिटीज़ थी उनको उन्होंने अडॉप्ट किया, उनके ऊपर उन्होंने काम किया और कई उनमें से पाथ ब्रेकिंग थी। न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में, न्यूक्लियर डील अमेरिका के साथ के बारे में बात हो ही चुकी है। तो जो कई सारे नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स थे उन पे उन्होंने ध्यान दिया, बिकॉज उस समय जो पॉलिटिकल रियल लीडरशिप थी Yes, sir. उसकी वो जरूरत थी। सो मनमोहन सिंह जी की मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि 2000, ये जो हम कई बार कहते हैं ऐसे मौके पे कि उनकी लेगेसी कंटिन्यू करनी चाहिए, बट अगर आप ये सवाल पूछें कि 2014 में जब उन्होंने डेमिट किया, उसके बाद आज करीब 10-11 साल हो गए, तो क्या मनमोहन सिंह जी को हमने कभी कंसल्ट किया कि 2014 के बाद कि भाई आप क्या आप, बल्कि 2009-10 के बाद ही काफ़ी कुछ उनके ऊपर क्रिटिसिज्म शुरू हुआ। सो हमें ईमानदारी से ये करना चाहिए, क्योंकि वो जो नीतियां हैं, लिबरलाइजेशन की नीति है, ओपननेस की नीति है, आज वो उल्टी हो रही है बहुत सारी। हम Absolutely. आत्मनिर्भर भारत के नाम पे बहुत सारे टैरिफ्स बढ़ा रहे हैं, हमने पब्लिक सेक्टर पे रिफॉर्म्स पे काम करना बंद कर दिया। जो ये सबसे मुझे लगता है कि हमें नहीं, ये आपने मार्के की बात कही कि उनके कंट्रीब्यूशंस को अगर हम एक्नॉलेज कर रहे हैं पॉलिटिकल लेवल पे भी, तो फिर एक सवाल ज़रूर पूछा जाता रहेगा कि क्या आज जितनी इज्जत और जितना याद डॉक्टर मनमोहन सिंह को किया जा रहा है, क्या 2014 के बाद जब हमने कुछ बड़े इकोनॉमिक फैसले लिए गए हैं, क्या उस वक्त लिए या नहीं? बट खैर, ये थोड़ा सा फिर उस दायरे से बाहर जाकर थोड़ा सा पॉलिटिकल ज़्यादा हो जाता है। बट बहरहाल ये एक फैक्ट है जिसे हमें कंसिडर ज़रूर करना पड़ेगा। लेकिन जोशी सर, मैं क्विकली आपके पास आ रहा हूँ। जो उनकी अप्रोच थी कि भारत को हम ट्रेड में भी, उनकी बाकायदा बुक है, और जैसा मैंने जिक्र भी किया 1964 में उनकी जो फॉरेन ट्रेड पर जो बुक है, वो तब से इस बात की वकालत करते रहते कि भारत को एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आप इकोनॉमी बनाइए। अनफॉर्चुनेटली उनके राज में भी और अभी भी हम एक्सपोर्ट्स के मामले में उतने आत्मनिर्भर नहीं हो पाए हैं। तो कैसे उनकी लेगेसी, उनकी सोच और आज के जियोपॉलिटिकल और करंट सिचुएशन में हम एक सामंजस्य स्थापित करके हम एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी बना पाएंगे सर? देखिए, आपने सही कहा कि उनकी पहली बुक इंडिया फॉरेन ट्रेड जो है वो ऑक्सफोर्ड से पब्लिश हुई, और उस किताब में उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट ये लिखा है, उन्होंने अच्छी तरह कहा है कि भारत की इकोनॉमी जो है ना वो डिपेंडेंट से होके वी हैव टू पुट आवर इकोनॉमी टू द कंपटीशन फोर्सेस। अच्छा, वो और उनके साथ के इकोनॉमिस्ट उस समय के जो हैं वो फ्री ट्रेड के दे प्रोपेगेटेड फ्री ट्रेड, एंड उनको सारी थ्योरीज में लगता था कि फ्री ट्रेड इज गुड फॉर द कंट्री। लेकिन अभी जैसे
एंड इज गुड फॉर द इकोनॉमी। बट जैसा कि गर्ग साहब ने बात की, लेकिन ये भारतीय जो स्वदेशी की बात है, तो स्वदेशी भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर आजकल स्वदेशी की ट्रेंड चली हुई है और पूरी दुनिया के अंदर प्रोटेक्शनिज्म है। नो, डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन जीता है प्रोटेक्शनिज्म के ऊपर, तो इंक्रीज द टैरिफ। और मनमोहन सिंह साहब जब 1991 में आए थे, वो परिस्थितियां भिन्न थी, क्योंकि उस समय 1995 के अंदर WTO आना था, गेट के अंदर की लगभग फैसला हो गया था, टैरिफ रिडक्शन का उस समय प्रेशर था। और अब धीरे धीरे जब WTO 2001 से अभी तक ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा डिसीजन मेकिंग नहीं हो रहा है उसके अंदर, WTO इज इन मोस्टली इनइफेक्टिव। तो उसके अंदर अब ये कंट्रीज जो है बाइलेटरल एग्रीमेंट एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, FTAs कर रहे हैं, और कंट्रीज एक दूसरे के खिलाफ, जैसा कि ट्रंप ने कहा है कि 20% टैरिफ, 10% टैरिफ, 65% टैरिफ अगेंस्ट चाइना। तो ये द वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इज फास्ट चेंजिंग। जर्मनी के अंदर, फ्रांस के अंदर, इंग्लैंड के अंदर और अमेरिका के अंदर इलेक्शन जो है स्वदेशी पे लड़ा गया, ब्रेक्सिट से ये बाहर आ गया। तो उस समय की सिचुएशन अलग थी, आज की सिचुएशन अलग है। आई एम सॉरी सर, मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ रहा है। यस सर, आई एम सो सॉरी सर, मैं आपको और सुनना चाहता था, इनफैक्ट आप दोनों को और सुनना चाहता था, उनके बारे में और बातचीत करना चाहता था। बट जस्ट टू कंक्लूड, आपने क्योंकि WTO का भी जिक्र किया, ये भी कहा जाता है कि डॉक्टर सिंह की जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी थी उसके बारे में कम चर्चा होती है, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के बारे में, जिसकी वजह से WTO में भारत एक की प्लेयर बन पाया, क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट्स में, नेगोशिएशंस में हम की प्लेयर बन पाए। इस पर भी एक पूरा का पूरा ग्रंथ, अध्याय लिखा जा सकता है, बट आज की चर्चा हमें यहीं रोकनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त निकालने के लिए। जोशी सर थैंक यू सर, गर्ग सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए आपका।